पीछे स्क्रीन पर आपको बहुत सारी पर्सनालिटीज के नाम और फेस नजर आ रहे होंगे, तो एक एक करके इनसे रूबरू होते हैं। द फर्स्ट वन इज पराग अग्रवाल। ये ट्विटर के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं 2022 तक। नेक्स्ट वन इज शिवान। ये अभी इसरो के चेयरमैन है। ठीक है। नेक्स्ट इज नंदन नीलेकानी। ये को फाउंडर है इन्फोसिस के। जयराम रमेश, ये कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन है। मनोहर पर्रिकर, इनको कौन नहीं जानता, ये गोवा के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, बट सैडली अभी ये इस संसार में नहीं है। प्रणब मिस्त्री, ये स्टार लैब्स के सीईओ हैं, फाउंडर हैं और एक साइंटिस्ट हैं। अनिल कामत, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। और आशीष चौहान, ये डायरेक्टर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। दिनेश मोहन, ये भी एक आईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, बहुत सालों से बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं। तो ये जो लोग हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको रूबरू कराया, इनके बीच में एक चीज कॉमन है। ये सारे के सारे आईआईटी बॉम्बे के अलुमनाई हैं। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना पीछे आपको, ये है आईआईटी बॉम्बे की एकेडमिक बिल्डिंग, जहां पर आपको 2025 का जेईई एडवांस है, 2026 का जेईई एडवांस क्लियर करके जाना है। यहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, वेरिफिकेशन कराना है और एडमिशन कराना है। तो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका तैयारी? अभी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, हाउ इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अभी मैं आपको एक जर्नी पर लेकर चलूंगा, उस जर्नी को फॉलो करते हुए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो मान लो कि जेईई 2025 का एडवांस क्लियर करके आपने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया। ठीक है, कैंपस घूमा, इस बिल्डिंग में आपकी क्लासेस लग रही हैं, एवरीथिंग इज फनी एंड गुड। ठीक है। अब वहां पर आपके कुछ दोस्त बनते हैं। दोस्त, अब देखो कॉलेज लाइफ की एक बात मैं बताऊं कि कॉलेज में शुरू शुरू में ना बहुत सारे दोस्त बनते, जो ग्रुप बनेगा आपका गर्ल्स का बॉयज का 10-12 लोगों का ग्रुप होगा। बट कुछ वक्त बीतने के बाद आपको ये जेन्युइनली फील हो जाएगा कि यार, इस ग्रुप में से सिर्फ 2 ही 3 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं जेन्युइनली कनेक्ट कर पा रहा हूं। अपने जिंदगी की जो भी मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी मेरी सिचुएशन है, वो मैं इनको बिना किसी झूठ के, बिना किसी बेसिकली पर्दे के बता पा रहा हूं। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है कॉलेज में, फिर वो जो 2-3 जिनसे आप कनेक्ट हो रहे होते हो ज्यादा, वही रह जाते हैं, बाकी सबका अपना अपना ऐसे ही कनेक्शन बन जाता है और ग्रुप हो जाता है छोटा। अब मान लो फर्स्ट ईयर में आप हो, ऐसे तो मतलब कनेक्शन आपके 2 ही 3 लोगों से है, पर दोस्ती बड़े ग्रुप से हो रखी है, और बीच में आ जाता है आपका बर्थडे। पापा ने पैसे तो भेजे हैं घर से कैफेटेरिया में लोगों को खिलाने हैं भाई, पर ज्यादा नहीं भेजे हैं, और आप खिलाना भी नहीं चाहते, आपका इंटेंशन ही नहीं है। आप चाहते कि वो जो 2-3 लोग मेरे क्लोज हैं उनको मैं खिला दूं। तो आप क्या करते हो भाई, ये कैफेटेरिया है आईआईटी बॉम्बे का, वहां पर उन 2-3 लोगों को लेकर जाते हो। तो भाई देखो, यहाँ पे जो सिलेक्शन का पूल था वो था ज्यादा, 10 या 12 लोग थे। उसमें से आपने अपने फीलिंग, अपने कनेक्शन के हिसाब से सिर्फ 3 लोगों को चुना, सेलेक्ट किया। तो देखो, जब हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, हम उनमें से कुछ को ही चूज करते हैं। यही होता है बच्चों कॉम्बिनेशन, जो कि है आज का हमारा टॉपिक। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अनअकैडमी जीत और प्रतिज्ञा सीरीज पे, क्योंकि अगर गर्दा उड़ाना है तो अनअकैडमी जीत पर आना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूं। एक सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर भी मैंने छोटा सा 20 मिनट का वीडियो प्रॉपर डिटेल में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने के बाद वो भी देख लेना। ये लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक पूरा समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पीछे वाला देखा हो चाहे ना देखा हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए भाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि जब हमारे पास n नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं, तो उसमें से जब हम चीजें सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सेट करना कि मतलब कौन सा हमने चूज किया, सेलेक्ट कर लिया, वही डेफिनेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन भी बुक्स में मिलती है, बस कहना बेसिकली डेफिनेशन यही चाहता है। ठीक है, अब देखो परम्यूटेशन से थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, कोई भी मतलब वीडियो पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। परम्यूटेशन बेसिकली हमने सीखा हुआ है कि परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मान लो आपके पास 4 किताबें हैं, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है, एक मैथ्स की है भैया, और एक इंग्लिश की भी किताब है। ठीक है, अब एक बुक शेल्फ पे अगर आपको इनको रखना हो, एक बुक शेल्फ है इस तरीके का, इसमें इनको रखना हो, तो बेसिकली अरेंजमेंट आ जाता है बच्चों, तो दैट इज परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहां पर परम्यूटेशन में ऑर्डर मायने रखता था। ऑर्डर मायने रखता था कि फिजिक्स पहले रखा है कि केमिस्ट्री पहले रखा है, ये मायने रखता था। फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू केमिस्ट्री फिजिक्स, ये हम देख चुके हैं।
ये हम देख चुके कि ऑर्डर मायने रखता था इन परम्यूटेशन। जब बच्चों हमको सेलेक्ट करना हो, मान लो 4 किताबें, मुझे कोई 2 किताब उठा के रैंडमली स्कूल जाना है दिखाने के लिए कि बस मेरे पास किताबें हैं, तो मैं कोई भी 2 उठाऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री उठा लूं या केमिस्ट्री फिजिक्स उठाऊं, ठीक है, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री उठा लूं या केमिस्ट्री फिजिक्स उठाऊं, भाई बात तो सेम है, उठी तो सिर्फ 2 ही किताबें, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर मायने नहीं रखता, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मायने नहीं रखता। अब हम भाई करें कैसे कैलकुलेट, की सर कॉम्बिनेशन तो समझ गए कि बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उसमें से हमको जितनों को सेलेक्ट करना होता है हम सेलेक्ट कर लिए, बट ये करते कैसे हैं, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? तो यस, इसका फॉर्मूला है बच्चों। तो देखो कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा बच्चों, वो इस तरीके से लिखा जाता है एनसीआर, परम्यूटेशन हम एनपीआर लिख रहे थे, कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है एनसीआर, सी फॉर कॉम्बिनेशन, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आर जितनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये है हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ये वाला जो पार्ट है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन में भी आता है। यहां पर एक्स्ट्रा क्या हुआ कि आर फैक्टोरियल से और डिवाइड हो गई चीज, तो ये है बच्चों कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसी को यूज करके हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लॉजिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, चैप्टर खत्म हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाते कि कब परम्यूटेशन लगाना है कब कॉम्बिनेशन लगाना है। बट देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बड़ा ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, बड़ा ही लॉजिकल चैप्टर है, ऐसा नहीं है, मतलब इसमें भी फॉर्मूला है, पर क्वेश्चन यहाँ पे लगते हैं लॉजिक से। अगर लॉजिक आपको नहीं क्लिक हुआ तो क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे कितना भी आप मेहनत कर लो, टाइम लगा लो। भाई देखो बेसिकली समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है, जो मैं थोड़ा सा बता भी दिया। परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों, सिंपल से समझ लो, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। जैसे हमने पीछे देखा कि 4 किताबें थी हमारे पास, उनमें से बुक शेल्फ में पहली जगह पे कौन रखा जाएगा, दूसरी जगह पे कौन रखा जाएगा, डेट इज अरेंजमेंट, तुम उसको सजा रहे हो, ठीक है, उसको अरेंज करके रख रहे हो। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन, उसमें से सेलेक्ट कर लिया, उठा लिया और बैग में भर लिया। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं एनपीआर परम्यूटेशन को, कॉम्बिनेशन को किस तरीके से लिखते हैं एनसीआर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका क्या फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे, क्योंकि रियल लाइफ में भी होते हैं, कि हम कुछ चीजों में से कुछ चीजों को उठा के अरेंज करते हैं, कुछ चीजों में से कुछ चीजों को उठा के अरेंज करते हैं, मतलब पहले तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करते हैं, फिर हम उनको अरेंज कर देते हैं, डेट इज परम्यूटेशन भी लगा देते हैं। जैसे कि मान लो तुमने रूम शिफ्ट किया, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं, 10 किताबें हैं, पर जहां पे तुमने रूम शिफ्ट किया है वहां पर 5 ही किताब रखने की जगह है। तो पहले तो तुम क्या करोगे बच्चों, पहले तुम कॉम्बिनेशन लगाओगे, 10 किताबों में से 5 किताबों को चुनोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उनको वहां पर अरेंज करोगे, डेट इज अरेंजमेंट माने की परम्यूटेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का दोनों एक साथ एक के बाद एक एप्लीकेशन हो रहा है। तो जब ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएशन, इसको बोलते हैं वेरिएशन। और जो कि परम्यूटेशन लास्ट में हो रहा है और उसमें ऑर्डर मायने रखता है, इसलिए वेरिएशन में भी ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका मतलब मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं कि दोनों को जो मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन। बस इतना आपको हल्का सा ये टर्म ध्यान में रखना है, नथिंग एल्स, कहीं भी ज्यादा आपको काम में नहीं आने वाला है, जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन है। तो भाई देखो हम लोग क्या करते हैं, सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपको पता है कि जो जेई मेन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मैं क्या बुलाता हूँ, रसमलाई। तो बहुत सारे रसमलाई आज भी खाने वाले हैं, बहुत आसानी से लॉजिकल वे में क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो भाई पेन कॉपी निकाल लो, अगर अभी तक नहीं निकाली है, अभी तक मेरी कथा सुन रहे हो तो निकाल लो और लिखना शुरू करो, ठीक है। ओके देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूमिंग एशिया कप 2025 इज प्लेड बिटवीन 8 टीम्स, एशिया कप 2025 होने वाला है, उसमें 8 टीमें मान लो खेल रही हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका, ऐसी ही बहुत सारी टीमें, 8 टीमें एशिया की खेल रही हैं। एंड इन द लीग स्टेज ईच टीम प्लेज एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस, और लीग स्टेज में, ठीक है, हर एक टीम हर दूसरी टीम से सिर्फ एक मैच खेलती है, हर एक टीम हर दूसरी टीम से बस एक मैच खेलती है। तो देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड, तो टोटल कितने लीग मैचेस खेले जाएंगे। तो भाई देखो टीम कितनी है 8, तो एन मेरे पास कितना है 8। अब देखो एक टीम का दूसरे टीम से सिर्फ एक मैच होना है, और बाय लॉजिक वी नो कि एक मैच होने के लिए कितने टीमों की जरूरत होती है, तो बोलोगे सर 2 टीमों की जरूरत होती है एक मैच होने के लिए।
तो भाई इन्हीं 8 टीमों में से हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, ठीक है, और एक मैच के लिए 2 टीमें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे मैचेस कराने के लिए, इट विल बी 8C2, इट विल बी 8C2। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, 8C2। इसको देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 8 - 2 फैक्टोरियल, दिस इज 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज कर ली, 2 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल। देखो ये से ये कट गया, ये 2 × 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको काट के ये क्या कर देगा, 4 कर देगा, तो 7 4 जा कितना हो गया 28। तो कितने मैचेस हो जाएंगे बच्चों लीग में, 28 मैचेस हो जाएंगे, और हर एक टीम हर दूसरी टीम से एक मैच खेल लेगी, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, 8C2 लग गया। आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। इफ देयर आर 12 पर्सन्स इन अ पार्टी एंड इफ ईच टू ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल। देखो भैया ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पार्टी में आप गए, ठीक है, वहां पर 12 लोग हैं और हर एक जन दूसरे से हाथ मिला रहा है, हर एक जन दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो कितने हैंडशेक पॉसिबल होंगे, कितने हैंडशेक पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। देखो एन कितना है मेरे पास 12। अब फिर से वही लॉजिक जो मैच में लगाया था, वन हैंड शेक होने के लिए एक हाथ, मतलब बेसिकली हैंडशेक होने के लिए 2 लोगों को अपना हाथ बेसिकली मिलाना जरूरी है। तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 2 पर्सन या 2 पीपल्स की रिक्वायरमेंट है एक हैंडशेक होने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो जाएंगे, अगर 12 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पे भी कितना हो जाएगा 12C2 टोटल हैंडशेक्स, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों कि 12 लोगों में से 2 हाथों का सिलेक्शन कितने तरीकों से हो सकता है, 2 हाथों को कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है, 2 पर्संस को कितनी तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। यहां पे जो जितना भी सिनारियो है ये चल रहा है विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। देखो परम्यूटेशन में हम विथ रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन दोनों कर चुके हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन भी कर चुके हैं। यहां पर जो हमारा कॉम्बिनेशन का लेक्चर होने वाला है, दिस विल बी विदाउट रेपिटेशन। विथ रेपिटेशन भी कॉम्बिनेशन बहुत इजी हो जाता है, हल्का सा लॉजिक उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। हम अभी विदाउट रेपिटेशन चल रहे हैं, तो ये आप समझ गए कि 12 जन में से सिर्फ 2 जन को चुनना है, क्योंकि 2 जन को चुन लेंगे तो एक हैंडशेक हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे 12C2। इसको भी कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बच्चों, ठीक है। अब देखो 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 12 को काट दो 6 टाइम्स में, तो 6 × 11 कितने हो गए 66 हैंडशेक्स हो जाएंगे, अगर 12 लोग पार्टी में हैं आपस में, ठीक है। तो आई होप अभी तक तो मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग ही है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 5 men and 2 women a committee of 3 is to be formed। कमिटी वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, टीम बनाने के, कमिटी बनाने के, मेंबर बनाने के, ठीक है। तो देखो 5 मेन है, मेन कितने हैं हमारे पास 5, वुमेन कितनी है हमारे पास 2, 3 की कमिटी बनानी है। कितनी की कमिटी बनानी है 3 की। कमिटी क्या होती है, मतलब बेसिकली एक टीम जहां पर वो लोग कुछ डिस्कस करते हैं या फिर किसी चीज को लेकर काम करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म्ड इफ एटलीस्ट 1 वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड। देखो कंडीशन लगा दिया, क्या कंडीशन लगाया कि कितनी कमिटीज बन सकती हैं, कितनी कमिटीज बन सकती हैं अगर उस कमिटी में एटलीस्ट एक वुमेन होनी ही होनी चाहिए। एटलीस्ट का माने कम से कम एक वुमेन तो होनी ही चाहिए। तो एक लोअर लिमिट लगा दिया आपको कि 1, लोअर लिमिट ऑफ वुमेन इज 1, अपर लिमिट क्या होगी, जितनी वुमेन हो सकती हैं। कितनी वुमेन हो सकती है भाई 2 हो सकती हैं। अब देखो 3 की कमिटी बनानी, यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, 3 की कमिटी बनानी, एक वुमेन हमको लेनी ही लेनी है। तो देखो क्या करेंगे हम बना लेंगे कि 2 मेन को ले लिया, एक वुमेन को ले लिया, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, 3 की कमिटी बन गई। दूसरा क्या हो सकता है कि एक मैन को लिया और 2 वुमेन को ले लिया, बन गई कमिटी 3 की। क्या मैं 3 वुमेन ले सकता हूं, तो आप बोलोगे नो सर वुमेन ही 2 हैं, तो 3 कहां से ले लोगे। तो यही 2 पॉसिबल सिनारियोज हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा आंसर। पहले केस की बात करें तो 2 मेन को चूज किया जा रहा है आउट ऑफ हाउ मेनी 5, ये हो जाएगा 5C2 इंटू 1 वुमेन को चूज किया जा रहा है तो डेट इज 2C1, ठीक है, प्लस
अब यहां पर एक मैन को चूज किया जा रहा है आउट ऑफ 5, तो 5C1 इंटू 2C2। तो सॉल्व कर लोगे बच्चों, आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा। ये वाला काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं। तो देखो मतलब कितना आसान है, कितना मजेदार है, लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब खाते हैं थोड़ी सी रसमलाई। जेई मेन का क्वेश्चन है, कब का? 2021 का। और यहां पर सिर्फ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन होती है फॉर्मूला वाली, वो यूज हो रही है। इसमें तो लॉजिक है नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली आपके लिए +4 मार्क्स बैठे बिठाए हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो भाई छोड़ना ही नहीं है, एकदम कर ले जाना है, 30-40 सेकंड में डन कर देना है और +4 मार्क्स लेकर खुश हो जाना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनपीआर इज इक्वल टू एनपीआर प्लस 1 एंड एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू। ठीक है, परम्यूटेशन का ये है, कॉम्बिनेशन का ये है, हम बस डेफिनेशन लगाने वाले हैं। तो देखो क्या है, एनपीआर इज गिवन दैट इज इक्वल टू एनपीआर प्लस 1। तो बच्चों ये किस तरीके से ओपन होता है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये किस तरीके से ओपन होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो ये जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा माइनस में जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो इसको कर दिया जाए तो ये से तो कट गया, इसको इधर ले आओ तो एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इस एन माइनस आर फैक्टोरियल को इधर लेके एक बार ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको इससे काट दो, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 1। एन इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 1 है, ये सॉरी माइनस आर है तो प्लस आर हो जाएगा, तो 1 प्लस आर। ये हमको मिल गया पहले वाले से। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात कर ली जाए, तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो ये भी पूरा माइनस में जाएगा, तो ये एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों की, जो नीचे होता है वो पूरा एन माइनस आर प्लस 1, मतलब आर माइनस 1 जाएगा, तो ये -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ नहीं, इसको रिजॉल्व कर देते, ये से ये कट गया, इसको इधर ले आओ, ये हो गया आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये एन माइनस, इसको एक बार वो कर दिया जाए, एक बार इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, तो एन माइनस आर प्लस 1, फिर यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो ये हो गया। इधर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है भाई, तो आर फैक्टोरियल और एन। ओके, क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, चलो यहाँ पे ये आर फैक्टोरियल को भी एक बार ओपन कर लिया जाए तो ये कट सकता है ना, तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल बच्चों, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, आर माइनस 1 फैक्टोरियल से आर माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर। ठीक है, हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं भाई, 1 प्लस आर है, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर। आर से आर कट गया, यहाँ पे से आर इज इक्वल टू कितना आ गया, सीधे सीधे 2 आ गया बच्चों। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कितने सेकंड में होना चाहिए, 30 से 40 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला में पुट किया, सॉल्व किया, आंसर टिक मारा, +4 मार्क्स लिए, खुश होके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके आगे बढ़ गए। तो हम भी बढ़ते हैं भाई आगे और चलते हैं दूसरी मलाई खाने। ठीक है, दूसरी रसमलाई क्या कह रही है, ये कब का क्वेश्चन है भाई, जेईई में 2021 का क्वेश्चन है, कोविड टाइम का क्वेश्चन है। साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 इंडियंस एंड 8 फॉरेनर्स। ठीक है, एक साइंटिफिक कमिटी बनानी, बोला था कमिटी वाले क्वेश्चन इनके फेवरेट होते हैं। कमिटी बनानी है, 6 भारतीय हैं और 8 फॉरेनर्स। चलो इनको इस तरीके से लिख देता हूं, 6 इंडियंस एंड 8 फॉरेनर्स। ठीक है, एफ से फीमेल मत समझना भाई, यहाँ पे फॉरेनर है, आई फॉर इंडियन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर से ही करते हैं। ओके, अब देखो, विच इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 इंडियंस एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स एज इंडियन। ठीक है भाई, कंडीशन मिल गई हमको। कंडीशन क्या मिली कि हमारे कमिटी में कम से कम 2 इंडियन तो होने ही होने चाहिए। तो क्या मेरे कमिटी में 1 इंडियन हो सकता है, बोलोगे नहीं। क्या मेरी कमिटी में एक भी इंडियन ना हो, नहीं, 2 इंडियन होनी चाहिए। अपर कैप क्या है, ज्यादा से ज्यादा 6 इंडियंस तक हम यूज कर सकते हैं। और फॉरेनर्स पे भी कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन लगाई कि फॉरेनर्स का जो नंबर होगा
वो आप कमिटी में जितने इंडियंस ले रहे हो उसका डबल होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 2 इंडियन ले लिए तो 4 फॉरेनर होने चाहिए, उसका डबल। देन द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म, तो कितने तरीकों से कमिटी को फॉर्म किया जा सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो अब देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन पे ध्यान देंगे कि इंडियन को 2 ले लिया, तो देखो कमिटी बनाते हैं, और कितने लोगों की कमिटी होनी चाहिए ये भी नहीं दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन में पॉइंट है कि कितने लोगों की कमिटी होनी चाहिए बच्चों, ये भी नहीं दिया है। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि मैक्सिमम 8 फॉरेनर हम यूज कर सकते हैं, तो उतने तक हम पहुंचेंगे भाई, उससे ज्यादा तो हम जाएंगे ही नहीं। तो देखो कमिटी बनाया जाए, हम क्या किए, 2 इंडियन को ले लिए, तो फॉरेनर का जो नंबर है वो इसका दोगुना होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 4f, 6 लोगों की कमिटी बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 4 इंडियन को ले लिया। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, 4 इंडियन क्यों ले रहा हूं मैं, 3 इंडियन भी तो ले सकता हूं ना। तो 3 इंडियन ले लिया, तो फॉरेनर कितने होने चाहिए, 3 का दोगुना 6, ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं सर, 8 फॉरेनर है। 4 इंडियंस को ले लिया, 4 इंडियन को लूंगा तो फॉरेनर कितने होने चाहिए बच्चों, 8 होने चाहिए, तो 8f। देखो यही 3 पॉसिबल है। अब बोलोगे सर 5 इंडियन भी तो ले सकते हैं, यहाँ पे 6 इंडियन बच्चे हैं हमारे पास, तो 5 ले लिए मान लो, तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे 10। क्या ये बनना पॉसिबल है, बोलोगे नहीं पॉसिबल है सर, फॉरेनर ही टोटल 8 है, तो 10 कहां से ले लोगे, जो है ही नहीं उसको कैसे आप ले सकते हो। यहाँ पे ये 3 केसेस बनेंगे, यही है टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द कमिटी। तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेते, कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से, 2 इंडियन आउट ऑफ 6, तो 6c2 इंटू 4 फॉरेनर्स आउट ऑफ 8, तो 8c4 प्लस, ये बन गया पहले कमिटी का केस। नेक्स्ट है 3 इंडियन, तो 6c3 इंटू 8c6 प्लस 6c4 इंटू 8c8 बच्चों। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। अब देखो 6c2 है, क्या होगा, 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा कट जाएगा, तो 6 इंटू 5/2 इंटू 8c4, तो 4 फैक्टोरियल काट देगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही बचेगा। प्लस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाले 3 फैक्टोरियल को काट देगा, तो बचेगा क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 से 6, तो देखो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचेगा 8 इंटू 7/2 प्लस 6c4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5/2 इंटू 8c8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 3 टाइम्स में, इसको या काट दो 2 टाइम्स में, इसको काट दिया 2 टाइम्स में, इसको पूरा ही काट दिया, चलो ठीक है। फिर 3 2, इसको पूरा काट दिया, इसको काट दिया 4 टाइम्स में, इसको काट दिया 3 टाइम्स, तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये 3 बचा है, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 प्लस, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, सब कैंसिल है। ठीक है, इधर देखा जाए 5 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5, देखो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 37 जा 210, 237 जा 210, 210 and 5, 210 and 5, तो that is 420 प्लस 5 4 जा 20, 24 जा 80, 87 जा, तो 87 जा हो गया आपका 48 56, तो हो गया 560 यहाँ पे तो, अब प्लस 15, इन तीनों को जोड़ो तो देखो कितना आ रहा है, रुको मैं ही जोड़ देता हूँ कैलकुलेटर से। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग जब सॉल्व करना है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो 3 × 5, ओके यहाँ पे मेरे से कोई मिस्टेक हुई, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 37 जा 210, 210 × 5, ये तो मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 210 × 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1050 बच्चों। अब इसमें 560 जोड़ दो
प्लस 560 फिर प्लस 15, क्या आ गया 1625 आ गया। हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉजिकल था बट है था तो इजी, कैलकुलेशन थी, बस कैलकुलेशन जो आपको ध्यान से करनी है। अब ये देखो बच्चों है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या अभी वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आपका पहला असाइनमेंट है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। 5 कोर्सेज का प्रोग्राम एक बच्चे को चूज करना है किसी सेमेस्टर में, वो कॉलेज में पढ़ रहा है। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं 9 एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। और 2 कोर्सेज तो लेने ही लेने, तो भैया 5 टोटल कोर्स हैं जिसमें से 2 ठो कंपलसरी हो गए, 2 ठो कंपलसरी हो गए। तो इनको तो आपने रिजिड कर लिया कि भैया इनमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इनको तो लेना ही लेना है। तो ऑप्शन है कितने में 3 में। अब 9 में से 2 को कंपलसरी कर दिया तो बचे कितने, सिर्फ 7 ऑप्शन ही बचे। तो अब आप देख लो क्या होने वाला है आपका। आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं भाई आगे, और आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो पहली क्या है कि NC0 और NCN ये दोनों क्या होती है 1 होती है। NC0 और NCN ये क्या होती है 1 होती है। अब इसको आपको याद रखना है, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन में टाइम हमारा कम लगेगा। जैसे देखो कैसे, अब मान लो NC0 आया कहीं पे, ठीक है, जैसे NC0 नहीं मान लो आ गया 7C0। अब जिसको ये चीज नहीं याद है या ध्यान नहीं है तो वो क्या करेगा, वो लिखेगा 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 7 माइनस 0 फैक्टोरियल। फिर वो आएगा 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है सर, और 7 माइनस 0 तो ये 7 फैक्टोरियल ही हो गया। तो ये से ये कट गया सर, 1 आ गया। इतना टाइम तो लगाया ना, इतना टाइम लगाया, हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। 7C0 को डायरेक्टली लिखना है 1। टाइम का खेल है बच्चों, सारा का सारा टाइम का खेल है। ठीक है, और अगर अभी तक भी यहां तक पहुंच गए हो, सिंसियरली देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भाई खुद के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो। ठीक है, IIT बॉम्बे की वो जो फोटो थी उसको, बिल्डिंग को दोबारा से याद कर लो, और बस इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहो। और देखो NCN भी 1 होता, मान लो 7C7 पूछा होता तब क्या करते, आप बोलते सर 7 फैक्टोरियल और नीचे R होता है तो R फैक्टोरियल और 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। देखो कहानी तो सेम ही बन गई ना, यहाँ पे देखो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, वापस से सेम कहानी आ गया 1। तो इनको याद रख लो, इतनी कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि NC1N होता है, NC1 हमेशा N होता है। देखो पीछे मैंने क्या किया था 8C, अच्छा पीछे तो ये था 8C8 लिखा था तो मैंने उसको 1 लिख दिया था। तो चलो ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। यहाँ पे कह रहा है NCN हमारा 1 है, अरे NCN कहाँ, NC1 हमारा क्या होता है N के बराबर होता है, ऐसा ये कह रहा है। इसका क्या मतलब है कि मान लो लिखा हुआ है 99C1, इसको सीधे सीधे क्या लिख दो, इसको सीधे सीधे 99 लिख के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। तो NC1 हमारा क्या होता है N के बराबर होता है। NC2 हमारा क्या होता है N इंटू N माइनस 1/2 के बराबर होता है, N इंटू N माइनस 1/2 के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि मान लो लिखा है 10C2, तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना है आपको, याद रखना है क्या होगा 10 इंटू 9/2, क्योंकि उसके बाद वाला जो पार्ट है 8 फैक्टोरियल वो नीचे वाले 8 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा हमेशा। तो 10C2 में या फिर NC2 में हमको क्या करना है, हमको N माइनस 1/2 करना है। अब इसके जो बाद वाली चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, NCR इज इक्वल टू NC ऑफ N माइनस R। क्या लिखा है देखो, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। ठीक है, कॉम्बिनेशन निकालो N चीजों में से R चीजों को चुनने का, या फिर जो चीजें छूट गई, देखो R चीजों को तो तुमने चुन लिया तो कुछ चीजें तो छूट भी गई ना, तो उसको भी जो चूज करने का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, देखो इससे फायदा ये होता है कि मान लो 8C2 लिखा हुआ है, ये तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे तुरंत ही 8 इंटू 7/2। पर अगर मान लो 8C6 लिखा होता, ये क्या है 6 कब आएगा, जब 8 में से तुम या फिर N में से जो कि 8 है R को घटाओ। ठीक है, दैट इज 6। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 8C2 के। तो 8C2 और 8C6 दोनों बराबर होते हैं। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में दिमाग में यही चीज की थी, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज हुई,
बाकी मैंने मल्टीप्लाई में गलती कर दी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट बाकी यहां पर ये आपको याद में रखना है कि NCR इज इक्वल टू NC(n-r), कैलकुलेशन को तेज करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट तो देखो ये परम्यूटेशन की डेफिनेशन से आ गया, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पास्कल्स रूल। दैट इज पास्कल्स रूल क्या कह रहा है? पास्कल्स रूल, पास्कल्स रूल ये कह रहा है NCR प्लस NCR-1। देखो कॉम्बिनेशन निकाला जा रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, पर जितनों को सिलेक्ट किया जा रहा है वो एक बार लिखा है, प्लस उसमें से एक बार कम करके लिखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा N+1 CR के बराबर। ठीक है, इस पर भी हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB लिखा है, NCA अगर NCB के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ A एंड B ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम N ऑब्जेक्ट अगर बराबर लिखा है, तो उस केस में दो ही कंडीशन बनेगी, या तो A B के बराबर होगा, या तो A प्लस B टोटल ऑफ N के बराबर होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, A या तो B के बराबर हो जाएगा, या A प्लस B N के बराबर होगा। ये वाला चीज कहां से आया? ये वाला चीज यहां से आया कि दो कॉम्बिनेशन कब बराबर हो रहे हैं? जब R और N-R हो रहा है, तो या तो A B एक दूसरे के बराबर है, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के N आ जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो N ही आएगा। ठीक है, तो वहां से ये डेफिनेशन निकल कर आती है। तो आगे बढ़ा जाए भाई, ये जो प्रॉपर्टीज हमने देख ली, इस पर क्वेश्चन किया जाए। देखो पहला क्वेश्चन 47C4 प्लस, देखो ये किसका सिंबल है? समेशन का सिंबल है, जानते हो आप, इससे तो परिचित हो ही चुके होगे, अब तक मैथ पढ़ रहे हो तो भाई क्या किया जाए? क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, 47C4 तो हमें पता ही है पहले से। अब यहां पर इस R की जगह वैल्यू पुट कर दो, कहां कहां से पुट कर सकते हैं? R इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक पुट कर सकते हैं सर, तो ठीक है। 52-1, पहले R की जगह 1 पुट कर दिया तो 51C3, प्लस 2 पुट कर दिया तो 50C3, प्लस 49C3, प्लस 48C3, प्लस 47C3, लास्ट यही आएगा 5। अब देखो 47C4 यहां पर दिखाई दे रहा है, 47C3 यहां पर दिखाई दे रहा है, इन लोग को ले आओ अगल बगल, तो ले आया तो 47C4 प्लस 47C3 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर जो हमने पीछे पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला लास्ट, ये वाला सेकंड लास्ट, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या कह रहा था कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, N हमारा सेम है, तो ये N+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 48, और यहाँ पे नीचे R आता है, R इज आवर 4, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 48C3, देखो आप समझ गए होगे क्या चल रहा है क्वेश्चन में, इसको ले आए इसके बगल में, ठीक है, प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3। अब देखो इसको इसके साथ करो तो ये क्या हो जाएगा, 49C4 हो जाएगा बच्चों, इस 49C3 को इधर ले आओ तो 49C3 प्लस 51C3 प्लस 50C3। अब देखो 49 में एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50C4, इस वाले C3 को इधर ले आओ तो 50C3 प्लस 51C3, दोबारा से प्रॉपर्टी लगा दी, तो देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया तो 51C4 प्लस 51C3, ये तो रिमेनिंग है। अब इसका एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 52C4, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो भैया कौन सा ऑप्शन है? बोलोगे सर बी ऑप्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सिंपली हो गया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43CR-6 इज इक्वल टू 43CR3R प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ R इज। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, मैंने प्रॉपर्टीज का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी लिखा दिया कि अगर दो कॉम्बिनेशन एक दूसरे के बराबर हैं, तब जो नीचे वाला पार्ट है वो या तो एक दूसरे के बराबर होगा, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के n के बराबर आना चाहिए। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और बच्चे को वो वाली चीज याद नहीं है, आप लोगों को जो मैंने बताया वो चीज याद नहीं, तो आप क्या करोगे,
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसको खोलने की कोशिश करोगे। पर देखो यहाँ पे r-6 है, यहाँ पे 3r+1 है, कुछ भी कटेगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा जाके आगे कैलकुलेटिव हो जाएगा, कुछ भी आंसर भी नहीं आएगा और बच्चों बेसिकली आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमें पता है कि NCA इज इक्वल टू NCB जब होता है तो दो ही रास्ते हैं, या तो इधर A इज इक्वल टू B और A प्लस बी इज इक्वल टू N। तो यहां से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, या तो r-6 जो है वो 3r+1 के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 2r ये आएगा ना, हाँ, और इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा -7। तो r की वैल्यू आ जाएगी -7/2। अब आप बताओ कि क्या r की वैल्यू कभी -7/2 हो सकती है? कुछ चीजों में से क्या आप -7/2 चीजें चूज कर सकते हो? नहीं भाई, r की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती, तो कट गया, ये नहीं हो सकता। जीरो भी हो सकता है और बाकी पॉजिटिव इंटीजर होता है। आर की वैल्यू ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि इन दोनों को जोड़ के हमारा n के बराबर आना चाहिए, प्लस ब्रैकेट हटा के लिख देता हूं, प्लस 3r+1, ये कितने के बराबर होना चाहिए बच्चों? 43 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 4r, यहाँ पे आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 43, ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो 4r इज इक्वल टू 48 आ गया। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, वो वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए तभी होगा, वरना ये क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो याद रखनी है वो रखो और हम बढ़ते हैं आगे रसमलाई की तरफ, ठीक है। तो रसमलाई क्या करी, अ बॉय नीड्स टू सेलेक्ट, देखो जेईई मेन 2024 पिछले ही ईयर का क्वेश्चन है, सॉरी 2023 बोलना था मैंने, पता नहीं क्या बोल दिया। ओके, a boy needs to select 5 courses from 12 available courses out of which 5 courses are language courses। एक बच्चे को 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं 12 कोर्सेज में से। इन 12 कोर्सेज में से 5 जो है लैंग्वेज के कोर्स हैं, बाकी क्या होंगे? साइंस के या सोशल स्टडीज के कोर्स रहे होंगे। इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा वो 2 ही लैंग्वेज के कोर्स चूज कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या शब्द यूज हुआ? एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 का क्या मतलब है कि 0 एक भी चूज नहीं किया लैंग्वेज कोर्स, चलेगा सर। 1 चूज कर लिया लैंग्वेज कोर्स, चलेगा सर। 2 कर लिया, चलेगा। 3 लैंग्वेज कोर्स चूज कर लिया, नहीं चलेगा, क्योंकि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा वो 2 लैंग्वेज कोर्स ही चूज कर सकता है, ठीक है। तो ये कहानी चली। देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 5 कोर्सेज, कितने तरीकों से वो 5 कोर्सेज को चूज कर सकता है। अब देखो 12 कोर्सेज अवेलेबल है, 12 में से 5 अगर हटा दो, जैसे 5 लैंग्वेज के हैं, ठीक है, तो बाकी जो कितने बच गए? 7 बच गए, वो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसको चूज करने हैं 5 ही कोर्स। टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने होने चाहिए? 5 कोर्सेस चूज करने हैं। कंडीशन क्या है? एट मोस्ट 2 ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के ज्यादा से ज्यादा 2 ही होने चाहिए। तो देखो कंडीशन क्या क्या बनेगी कि 0 लैंग्वेज इधर लिख देता हूं मैं क्योंकि इधर मैं छुप रहा हूं। हाँ देखो कंडीशन क्या क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि या तो एक भी लैंग्वेज को चूज नहीं किया, 0 लैंग्वेज, तो 5 तुम्हारे अदर हो जाएंगे, क्योंकि 5 ही तो लेने हैं। एक लैंग्वेज को चूज कर लिया तो 4 अदर हो जाएंगे, 2 लैंग्वेज को चूज कर लिया तो 3 अदर हो जाएंगे। क्या मैं 3 लैंग्वेज चूज कर सकता हूं? हमने डिस्कस कर लिया, कर ही नहीं सकते क्योंकि एटमोस्ट 2 बोला हुआ है। तब देखो पहले केस की अगर बात करूं तो लैंग्वेज एक भी नहीं ली, तो लैंग्वेज है कितनी? 5 है। तो 5C0 इंटू, अब अदर है 7 में से 5 चूज करने, तो 7C5 प्लस 1 लैंग्वेज की, तो 5C1 इंटू 7C4 प्लस 5C2 इंटू 7C3। अब देखो जो प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ रखा है उन्हीं का मैं जल्दी से इस्तेमाल करने वाला हूं। 5C0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7C5, देखो 7C5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7C2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 में से 5 घटाओगे तो 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे? 7 इंटू 6/2, क्योंकि 7C2 या फिर NC2 मुझे पता क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 यूज कर लिया मैंने। 5C1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7C4 इसको कर देते हैं, तो देखो नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर भी एक्सपैंड करने पे 4 फैक्टोरियल आएगा, वो तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 7 इंटू 6 इंटू 5/7 माइनस 4, 3 फैक्टोरियल, माने 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा। 5C2 देखो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4/2
इंटू 7c3। अब इसको भी एक्सपेंड करोगे, नीचे 4 फैक्टोरियल बनेगा n माइनस आर फैक्टोरियल से, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होता है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे गोजागाजी हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया जाए, जो कट रहा है पहले कटा देते हैं, तो ये 3 टाइम्स कट गया, ये 3 2 और 6 को पूरा ही काट दो, ये 3 2 6 को पूरा ही काट दो, इसको 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 जा 21 प्लस 5 7 जा 35, 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 75 जा 350, इनको जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ दो तो 350, 175 और 21, तो 6 7 2 9 14 4 1 कैरी 3 1 4 1 5, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे बच्चों, इसका आंसर कितना हो जाएगा 546, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 546, एकदम सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। 9वीं क्वेश्चन की तरफ और अगली रसमलाई की तरफ बढ़ा जाए। कंसीडर क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ठीक है, एक क्लास है जिसमें 5 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, कितनी अलग अलग टीमें बनाई जा सकती हैं 2 लड़कियां और 3 लड़कों को चुन के, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस क्लास। जो भी जानकारी मिल रही है उसको मैं लिख दे रहा हूं, 5 गर्ल्स हैं 7 बॉयज हैं, जो मुझे टीम बनानी है उसमें 2 गर्ल्स होनी चाहिए और 3 बॉयज होने चाहिए, ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने लिख दी। इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी हु रिफ्यूज टू बी द मेंबर्स ऑफ द सेम टीम, जब 2 बच्चे हैं, देखो 2 बच्चे हैं ए और बी, लड़के हैं ये दोनों दोनों, ये मना कर रहे हैं कि मुझे कभी भी सेम टीम में मत रखना, मे बी उन लोग की आपस में रेवलरी होगी, मार कर लेंगे, कह रहे हैं कि भैया हमको एक टीम में तो मत रखना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यही नंबर ऑफ वेज निकालने की कितनी टीमें मैं बना सकता हूं इन 5 मेंबर्स की, जिसमें से 3 लड़के हों 2 लड़कियां हों और ए और बी कभी भी साथ में एक ही टीम में ना हो। तो देखो जेई 2019 का क्वेश्चन, अभी हमने पीछे क्वेश्चन के 23 के 21 के किए, ठीक है, और 24 का भी आगे करेंगे। बेसिकली 19 का क्वेश्चन देख रहे हो ना, कैसे घुमा के दिया है भाई, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, तो पुराने क्वेश्चन के पीवाईक्यू करोगे ना, ज्यादा आपका दिमाग बिल्डअप होगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना वो ज्यादा अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे, अप्रोच कैसे किया जाए। तो मैंने ये बता रखा है, परम्यूटेशन के क्वेश्चन कराते वक्त भी जब बोले कि 2 लोगों को साथ में मत बिठाओ, तो काम ये करो कि इसके पीछे भागो ही मत कि मैं उनको ना बिठाऊं, तुम इसके पीछे भागो कि मैंने उनको बिठा दिया, और जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे जब वो बैठे भी हैं जब वो नहीं भी बैठे हैं, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले तो एक काम करो कि पहले हमने निकाल लिया जाए टोटल नंबर ऑफ वेज टीम बनाने के 5 लोगों के, जब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए और बी साथ में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाला जाए बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखो आपको पता है कि हमको जो कमिटी बनानी है या टीम बनानी है वो 5 लोग की बनानी है, 3 लड़के होने चाहिए, 2 लड़कियां होनी चाहिए। 3 लड़के कितने में से आएंगे 7 बॉयज में से, तो हमने 7 में से 3 लड़कों को सिलेक्ट कर लिया, इनटू 2 लड़कियां भी चाहिए, आउट ऑफ हाउ मेनी 5, तो 5c2 हो गया। कैलकुलेट किया जाए इसको तुरंत, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5c2 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये 2 टाइम्स कट गया, ये कट गया ये, तो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 75 जा 350, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हम क्या करते हैं, हम दिमाग ये लगाएंगे कि एक काम करते हैं भाई, एक टीम में ए और बी को साथ में बिठा देते हैं, ए और बी को मैंने साथ में बिठा दिया, हैं तो दोनों लड़के, हैं तो दोनों लड़के, तो इनको एक साथ बिठाने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, बोलोगे सर एक ही वे है जिनमें इन दोनों को साथ में बिठा दिया हमने। अब हमें टीम बनानी है, ए बी मेरे पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, ए बी मेरे पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, मैंने सेट कर दिया इनको। तो अब 3 लड़के चाहिए थे, 2 लड़के मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिए, तो अब तलाश कितने लड़कों की है, एक ही लड़के की है, और लड़के बचे कितने हैं, तो अगर आप बोलोगे 7 लड़के बचे हैं तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि ए और बी जो दोनों बॉयज हैं मैंने फिक्स कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज रिमेनिंग कितने हैं 5 रिमेनिंग है, 5 में से हमें एक बच्चे की तलाश है, प्लस
लड़कियों का तो ठीक है कि 5C2 ही होगा, क्योंकि लड़कियों को हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो गए, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मिंग टीम इफ ए बी आर इन सेम टीम, अगर ए बी को सेम टीम में रख दें तब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। तो आपने बोला कि 5 ही लड़के बचे, उसमें से एक की तलाश है हमें, क्योंकि 2 लड़कों को तो हमने फिक्स कर दिया, 2 पोजीशंस ऑलरेडी ए और बी से फिल हो चुकी हैं, बाकी 5 लड़कियां हैं, उसमें से 2 लड़कियों को हमें सिलेक्ट करना है। तो देखो 5C1 बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सीधे सीधे। 5C2 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, 50। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है, क्या मैंने इधर जगह छोड़ी है, हाँ ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है जब ए बी साथ में नहीं है, तो देखो क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 350, उसमें से जो ए बी के साथ में होने की संभावना है उसको मैंने घटा दिया, तो कितना आ गया, 300 आ गया। भाई 300 कोई ऑप्शन है क्या, तो डी ऑप्शन मेरा 300 है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो देखो 2019 का क्वेश्चन था तो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे, बट हल्का सा वेरिएशन था और ये भी आसान था। आगे बढ़ाते हैं हम लोग लास्ट अपनी रसमलाई की तरफ, जो कि होने वाला है जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, अगर इसमें फंसोगे फंस गए, फिर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, बट अगर चीज पता होगी तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत ही, +4 मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में बढ़ जाएंगे। देखो अप्रैल का है, देयर आर 5 पॉइंट्स P1 P2 P3 P4 P5 ऑन द साइड AB एक्सक्लूडिंग A and B ऑफ अ ट्राइंगल ABC। मैं क्या करता हूं, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूं ABC। ठीक है, वैसे बिना डायग्राम बनाए भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट कोई नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूं। देखो यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, यहाँ पे P4 और ये P5। कह रहा है कि इस वाले साइड पर ये 5 पॉइंट है। सिमिलरली देयर आर 6 पॉइंट्स ऑन द साइड BC, इस वाले साइड BC पर 6 पॉइंट है, तो P6 P7 P8 P9 P10 और ये हो जाएगा P11। ठीक है, अब कह रहा है एंड 7 ऑन द साइड CA वाले साइड पर 7 पॉइंट है, तो P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18, 18 तक है ना, हाँ ठीक है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एंड पॉइंट्स P1 to P18 एज वर्टिसेस। अब कह रहा है कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि इन सारे वर्टिसेस को P1 से लेके P18 तक, इनको चूज करके इनको ज्वाइन करा के हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो देखो अगर लॉजिकली देखो तो आप बोलोगे, अगर मान लो मैं सर P1 की बात करूं, मैं सिर्फ P1 की बात करूं, तो अगर P1 को P12 से जोड़ दिया जाए, और बाकी किसी एक से जोड़ दिया जाए, तो एक ट्रायंगल हमारा रेडी हो जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हो कि P1 को हमने P12 से जोड़ दिया, एक ट्रायंगल रेडी हो गया, P1 को मैंने P13 से जोड़ दिया, एक ट्रायंगल रेडी हो गया। वैसे ही मैं इन सारे पॉइंट से जोड़कर एक ट्रायंगल बना सकता हूं, बट क्या मैं P1 को P2 से जोड़ के एक ट्रायंगल बना सकता हूं, नहीं बना सकता। P1 को P2 से जोड़ के मैं एक ट्रायंगल नहीं बना सकता, बिकॉज ये तो सेम लाइन पर है, माने कि ये कोलिनियर पॉइंट है। तो अगर इनसे मैं बनाऊंगा तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा, पर सामने वालों से बनाऊंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगने वाला है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगने वाला है कि अगर मैं सारे पॉइंट्स को कंसीडर करूं, वो हैं कितने, 18 पॉइंट्स हैं। अब उसमें से 3 पॉइंट को मुझे चुनना है एक ट्राइंगल बनाने के लिए, क्वेश्चन में देखो ये चीज ध्यान देना, नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द पॉइंट, ये इन पॉइंट्स को ही यूज करना है, माने कि जो ट्राइंगल आप बनाओगे उनके तीनों वर्टिसेस इन्हीं पॉइंट्स के बीच में से होने चाहिए। माने कि मान लो P1 को मैंने P12 से जोड़ा, तो बीच का एक पॉइंट तो A हो जाएगा ना बच्चों, ये नहीं करना है हमको, A को कंसीडर नहीं करना है, हमको इन्हीं में 3 पॉइंट को जोड़कर एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये चीज हम समझ गए कि हम सेम लाइन वाले पॉइंट को चूज करेंगे तो हम मतलब बेसिकली अगर सामने वाला पॉइंट हुआ वो, तो हम बुद्धू बन जाएंगे क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से देखो, अगर मान लो मैं P1 P2 और P3 को चूज कर लूं, 3 पॉइंट को मैंने चूज किया P1 P2 P3,
तो क्या मुझे कोई ट्रायंगल मिलेगा? बोलोगे नहीं सर, सीधी रेखा मिलेगी। बट अगर मैंने P1, P12 और P2 इसको चूज किया तो मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा। P1, P12 और P2, एक ट्रायंगल मुझे ये मिल जाएगा। और मैं सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स का यूज कर रहा हूँ, ए बी और सी का यूज मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो कि कंडीशन है क्वेश्चन की कि सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को यूज करना है, कंफ्यूज नहीं करना। क्वेश्चन जो बोले उसी हिसाब से लेकर चलना है चीजों को। तो हमें पता चला कि एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट चुनूंगा तो फिर मैं गलत जा रहा हूँ। तो देखो क्या करते हैं हम, अगर 18 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट को चूज कर लें, 18 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को चूज कर लें, सेलेक्ट कर लें, तो हम जितने पॉसिबल ट्रायंगल हैं वो बना लेंगे, प्लस जितने कोलिनियर वाले हैं उनको भी हम ले लेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए भाई? 5C3, देखो पहले 1 2 3 4 5, पहले लाइन पे कितने कोलिनियर पॉइंट है? 5। उसमें से 3 चूज कर करके इसमें से जितने आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5C3। ठीक है, माइनस यहां पे देखो कितने, 6 में से 3 चूज करके जो इसमें आए थे, ओवरऑल में आए थे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस यहां पे कितने हैं, 7 में से 3 चूज करके जितने इसमें आए थे उसको माइनस कर दो बच्चों, उसको माइनस कर दो। यही होगा आपका आंसर। देखो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 18C3 है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब बेसिकली 18 इंटू 17 इंटू 16, नीचे 15 फैक्टोरियल आएगा, वो तो कट ही जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस क्या है, फिर क्या है, माइनस है 5C3, तो 5C3 क्या हो जाएगा, बेसिकली 5C2 के बराबर हो जाएगा, तो 5 इंटू 4/2, माइनस 6C3 है, 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, माइनस 7C2 होगा, 7C3 है सॉरी, हाँ, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। इसको काट दिया कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, फिर काट दिया 3 टाइम्स में, चलो ठीक है। इसको काट दिया 2 टाइम्स में, ये पूरे 6 को ही काट दो, ये पूरे 6 को काट दो, यहाँ पे क्या बचा, 3 इंटू 17 इंटू 16 माइनस 5 2 10 माइनस 5 4 20 माइनस 7 5 35। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए भाई, 16 3 48 इंटू 17 माइनस, इसको जोड़ दो तो माइनस 45 माइनस 65, तो 48 इंटू 17 कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 5 कैरी, 7 4 28 28 और 33 8 4 6 11 4 3 7 1 8 816 आ गया। तो 816 में से 65 को घटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, और ये 751, 751 कोई ऑप्शन है क्या? तो 751 सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो लॉजिक यहाँ पर यही था कि मैंने क्या किया कि टोटल जितने पॉइंट थे, 18 पॉइंट थे, ए बी सी को तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया, उसमें से 3 पॉइंट को चूज किया अगर, तो जितने पॉसिबल ट्रायंगल थे वो भी बन गए, प्लस सेम लाइन पे जो पॉइंट होकर वेस्ट हो रहे थे, कोलिनियर थे, वो भी इसमें आ गए, तो उनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए थे, मुझे खाली ट्रायंगल वाले चाहिए थे। तो 5 में से 3 को चूज करके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे हटा दिए, 6 में से 3 के कॉम्बिनेशन हटा दिए, 7 में से 3 के कॉम्बिनेशन हटा दिए। तो बच्चों ये था कॉम्बिनेशन विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ग्रुपिंग देखेंगे, ग्रुपिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, बाकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मिक्स करके भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम करेंगे अच्छे से, PYQ भी लगाने वाले हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी जो भी आपके ऑनेस्ट रिव्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट।